नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 यानी फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स इसको हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग से। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इट रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल और प्रोपोर्शन बिटवीन ऑनर्स एंड बोरोड फंड। यानी अगर इसको हम थोड़ा स्पष्ट करें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसके हमारे सोर्स होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं। उन सभी सोर्सेज के जो आपस में प्रोपोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। अब इस जो सोर्सेज हैं उनको आमतौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऑनर्स फंड होते हैं, एक बोरोड फंड होते हैं। यानी एक तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा होता है, एक जो हम बाहर से उधार लेते हैं पैसा, शेयर होल्डर से अलावा किसी बाहर से अगर उधार पैसा लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं, वो हमारा बोरोड फंड कहलाता है। अब कितना बोरोड फंड हो, कितना हमारा ऑनर्स कैपिटल हो, अब इन चीज़ के बीच के जो अनुपात हम डिसाइड करते हैं वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। इस कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में प्रदर्शित करें तो यहाँ डेट्स अपॉन इक्विटीज़, यानी ये बोरोड कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेट इक्विटी रेशो भी कहते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि डेट इक्विटी रेशो हमारा कैसा होना चाहिए। तो अब एक शब्द इसमें और आ जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का अर्थ भी लगभग कैपिटल स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स इन ओवरऑल कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। यानी जो हमारी डेट्स हैं, यानी जो हमारा बोरोड कैपिटल है, उसका टोटल ओवरऑल कैपिटल से जो अनुपात है वो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। यानी डेट्स अपॉन डेट्स प्लस इक्विटीज। अब कितना हमारा बोरोड कैपिटल होनी चाहिए या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारा जो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य यह है कि जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीजिंग करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो हमारा ओवरऑल सारा जो मकसद होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूरा मकसद होता है वही क्या है कि शेयर की जो वैल्यू है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। तो अर्निंग पर शेयर अगर हमारी ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे हमारी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब जो बाहर से जो पैसा हम लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, या इसको मैं एक और शब्द कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कॉस्ट। जो बोरोड कैपिटल है उसकी कॉस्ट हमारी कम होती है, इसलिए ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि सस्ते में हमें ये मिल जाता है। लेकिन साथ साथ में इसका एक फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है। रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि यहाँ पर हमें एक निश्चित रूप से वहाँ पर इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। जो बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, जबकि हमारी जो इक्विटी कैपिटल होती है उसके ऊपर डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं होता। अगर प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन जो बोरोड कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना जरूरी होता है और उसका जो प्रिंसिपल है उसको भी वापस पेमेंट करना होता है। तो अब हम यहाँ फाइनेंशियल रिस्क का अगर और थोड़े से स्पष्ट करें फाइनेंशियल रिस्क को, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि बर्डन है एक हमारा, जो कि हमारा ऑब्लिगेशन है, जो कि हमारे कंपलसरी हमें पे करना है। तो ये ऑब्लिगेशन कब होता है? जब हम बाहर से उधार में पैसा लेते हैं। उधार पैसा लिया तो वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। अगर किसी कारण से हम वापस नहीं कर पाते हैं तो वो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमसे पैसा लेने वाले लोग हैं, वो कंपनी को समाप्त तक करा सकते हैं, उसको वाइंड अप भी कंपनी का हो सकता है। इसलिए ये जो कैपिटल है, जो बोरोड कैपिटल है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। उसका पैसा हर हालत में हमें समय से लौटाना होता है। अब फाइनेंशियल रिस्क के साथ एक शब्द और पढ़ लेते हैं, ये आगे आएगा, बीच में कहीं चैप्टर में आ जाएगा, कि बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है? पिछले चैप्टर में भी हमने इसके ऊपर थोड़ा किया था। जो बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी चाहे बिजनेस चले या ना चले, वो तो हर हालत में हमें पे करनी है। तो ऐसे जो पेमेंट है, ऐसे जो ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, ऐसा जो बर्डन है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं या ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। कि अगर बिजनेस कम भी चल रहा है हमारा, तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी, उनमें कोई कमी नहीं आनी, वो हर हालत में हमें पे करनी होती हैं। जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, वो हमने किराए पर ली हुई है उसकी जगह, तो उसका किराया तो जाने जाना, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो ये हमारे कंपलसरी कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, बर्डन्स होते हैं।
तो यहाँ पर इनको दो भागों में बांटा गया हमने बर्डन को, एक फाइनेंशियल रिस्क में, दूसरा बिजनेस रिस्क में। बिजनेस रिस्क वो होते हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए हमें कंपलसरी रूप से पेमेंट करने होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क ये वो होते हैं जो कि हमने बाहर से पैसा उधार लिया है, अब उनको वापस लौटाना हमारी कंपल्सन है हमारे लिए। अब यहीं पर जो हम बाहर के पैसे को जब इस्तेमाल करते हैं, बोरोड कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं, और वो किस लिए कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ में मैक्सिमाइज करने के लिए, उनकी जो संपत्ति है उसको अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्निंग, यानी क्या है ये, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्निंग बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। किसके द्वारा प्रॉफिट अर्निंग किसके द्वारा करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज, कि फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज हमारे क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं, यानी एक तो बोरोड कैपिटल रहती है जिसके ऊपर हमें फिक्स रूप से इंटरेस्ट देना, और दूसरा हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होते हैं जिनके ऊपर जो डिविडेंड है वो फिक्स देना होता है। तो उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट है ज़्यादा दे, कम है कम दे, तो उनके ऊपर एक फिक्स्ड चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज जो फिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है उनमें इंक्रीज करना, ये हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है या इसमें क्या रिस्क रहता है। हमें दोनों ही चीज़ों को देखना है, क्योंकि अगर बाहर की जो बोरोड कैपिटल अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो कई बार हमें वो नुकसानदायक भी हो जाती है, उससे हमारे जो शेयर्स हैं उनकी जो कीमत है वो कम भी हो जाती है। तो इनका हमें आइडियल होना चाहिए हमें कि बाहर से जो कैपिटल है बोरोड कैपिटल वो हमें कितनी लगाएं जिससे कि हमारे जो अर्निंग पर शेयर वो मैक्सिमम हो और इनकी कीमत हमारी बढ़े। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये दो कंपनियां हैं एक्स और वाई, इन दोनों की जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर दी गई है 20 लाख एंड 10 लाख रुपीज़, और परसेंटेज 10% डिवेंचर ये दिए गए हैं 10 लाख एंड 20 लाख। तो इस तरह से जो यहाँ पर इनकी दोनों की जो कैपिटल है वो हमारे 30 लाख दोनों की बराबर है। अब जो एक शेयर की जो कीमत है वो हमारे 10 रुपीज़ है, यहाँ 10% डिवेंचर का मतलब जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ये हमें समझ लेना चाहिए, ये जो अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझते हैं कि डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखी होती है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट रहती है। और यहाँ पर टैक्स रेट दिया गया है 30%, और EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स लगाने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 4 लाख दोनों को दिया गया है। अब दोनों के देखने में दोनों की एक जैसी स्थिति लग रही है, लेकिन यहाँ पर हम आप जब इसका एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे एक की जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर एक की ज़्यादा है और एक की कम है। वो देखिए अब आगे इसका स्टडी करते हैं किस तरीके से हम करेंगे। देखिए दोनों का EBIT है जो वो 4 लाख एक्स का भी और वाई का भी। अब इन पर इंटरेस्ट 10% ऑन डिवेंचर के ऊपर 10% से हमें इंटरेस्ट इनका चार्ज करेंगे सबसे पहले। तो ये 10 लाख है 20 लाख, इनके ऊपर 10% जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अब इन्हें घटाने के बाद में जो हमारा EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है, एक्स का है 3 लाख रुपीज़ और वाई का है 2 लाख रुपीज़। अब इनके ऊपर टैक्स दिया गया 30% के ऊपर 30% टैक्स दिया गया, दोनों के ऊपर हमने 30% लगा दिया टैक्स। जो टैक्स लगता है वो हमारा इंटरेस्ट के बाद में जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इंटरेस्ट के बाद यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ है और यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ है। 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 30% 90,000, 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 60,000 हमारा टैक्स हो जाता है। इस तरह से EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स अब हमारा 2,10,000 और 1,40,000 रह जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर कीमत 10 रुपीज़ है और ये 20 लाख रुपीज़ हमारी क्या है, शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पर 2 लाख हमारे क्या हो जाएंगे, शेयर्स हो जाएंगे, और वाई के नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने, 1 लाख। अब अर्निंग पर शेयर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी, यानी 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी 1 रुपीज़ एंड 5 पैसे पर शेयर। अर्निंग पर शेयर EPS कितनी आ जाती है, ये 1 रुपीज़ 5 पैसे, जबकि वाई की कितनी है 1 रुपीज़ 40 पैसे। अब देखिए दोनों कंपनियां हैं एक्स और वाई है, दोनों की बराबर इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख इसकी 30 लाख ही यहाँ पर है, यानी इनकी जो टोटल है ये कितना
30 लाख हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है, 30 लाख इनकी कैपिटल, यहाँ पर भी इन्वेस्टेड कैपिटल 30 लाख रुपीज़ है। अब दोनों की बराबर टैक्स लगाया जा रहा है, बराबर इन पर प्रॉफिट हुआ है, उसके बावजूद भी वाई कंपनी इससे ज़्यादा क्यों कमाती है? वाई के जो शेयर होल्डर्स को 1.40 पर शेयर मिलता है, जबकि एक्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स को केवल 1.05 मिलता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वाई ने ज़्यादा, एक्स से ज़्यादा क्या डिवेंचर्स, बोरोड कैपिटल के इस्तेमाल किया। बोरोड कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण उनका क्या है, जो ये सस्ती, ये कैपिटल उनकी थोड़ी कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है, क्योंकि इनके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इनको, और 10% पे भी 30% हमें क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से रियल में जो हमने इनके ऊपर 7% ही हम वास्तव में इनको दे रहे हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 13.33। जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 13.33 है, जबकि यहाँ पर जो हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 10% देना पड़ रहा है, और 10% में भी अगर रियल में हम देखें 30%, उसके ऊपर क्या हमारा टैक्स कम हो जाता है, 7% देना पड़ रहा है। तो जब हमें अगर इंटरेस्ट रेट से हमारा ये प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस समय वाई कंपनी को इसमें प्रॉफिट हो रहा है, वो ज़्यादा फायदे में है। इस तरीके से वाई ने बोरोड कैपिटल को ज़्यादा इस्तेमाल करके अर्निंग पर शेयर यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड में इंक्रीजिंग की, वहाँ पर उनको फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन जैसे हमने देखा था कि ये जो बोरोड कैपिटल है ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन रिस्की भी है, इसका जोखिम भी बहुत है। इसके जोखिम को हम आगे चल के हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी इसी में यहाँ पर एक्स और वाई वही दो कंपनी, और यहाँ पर क्या है, पहले जैसा इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर, और यहाँ पर डिवेंचर भी बराबर, वही सेम कंपनी है। अब लेकिन इसको अगले साल जो क्या है कि जो प्रॉफिट है वो 4 लाख के बजाय केवल 2 लाख रह गया। 2 लाख का मतलब इसमें 6.67 या 6.67 इतने % रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या है, कम रह गया। अब देखिए इसका क्या परिणाम होता है। अब यहाँ पर EBIT हमारा कितना है, वही 2 लाख रुपीज़ है। इंटरेस्ट 10% से अगर हम डिवेंचर के ऊपर दें पहले जितना ही, वही 1 लाख और 2 लाख रुपये वही है। अब यहाँ पर EBT, अब देखिए यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पर तो एक्स का तो 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन वाई का कुछ नहीं है, यहाँ इसको कोई अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि जो सारा जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा हमारा किस में चला गया, इंटरेस्ट देने में ही चला गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बच गया, और इनके ऊपर 10% से टैक्स दे दिया, तो अब ये कितना बच गया, 70,000। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं एक्स के वो है 2 लाख, तो इससे इन्हें अभी भी 0.35 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जबकि वाई को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये कितना रिस्क है। और अगर बाई चांस ये अगर 2 लाख से कम रह जाता, 1% हम देखें, अगर जो इसकी प्रॉफिट है 2 लाख रुपए से कम होते, यहाँ पर लॉस होने लग जाएगा। यानी जो ये पैसा है, जो लॉस है, ये शेयर होल्डर्स को अपने जेब से भरना पड़ता है, उनकी कैपिटल में से ये पैसा जाता है। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स की जो कीमत है, शेयर्स की जो कीमत है, वो एकदम से बाजार में गिर जाती है। तो ये जो हमारा हमने इन दोनों एनालिसिस से, EBT EPS एनालिसिस, दोनों एग्जाम्पल हम देखा कि जब प्रॉफिट हमारा 10% यानी डिवेंचर की जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ डिवेंचर को इस्तेमाल करना, ज़्यादा बोरोड कैपिटल को इस्तेमाल करना। लेकिन वहीं पर अगर ये जो अर्निंग ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो हमारी, अगर ये हमारे डिवेंचर के इंटरेस्ट से कम रह जाती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है फ़ायदे करने के बजाय। तो अब इन्हीं चीज़ों को आगे हम देखते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम डिवेंचर को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखी थी केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, आगे बहुत सारी हमारी कंडीशन है जो कि हमारी इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हमें डिवेंचर और ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डिवेंचर इस्तेमाल करने से हमारे इक्विटी शेयर जो होल्डर हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा या कहीं नुकसान होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का होना चाहिए, उसको हमारी कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। यानी सीधा सीधा सा हम बोरोड कैपिटल कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करें या कुछ कम इस्तेमाल करें, यानी बोरोड कैपिटल का हमारा अनुपात क्या हो इक्विटी शेयर कैपिटल की बजाय,
तो वो चीज़ हम देखते हैं वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे इस कैपिटल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो हमारा कैश फ्लो पोजीशन ही है। अगर हमारे पास में सफिशिएंट कैश फ्लो कैश है तो हम बोरोड कैपिटल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिटर्न करने पर, उस पर इंटरेस्ट देने के लिए भी और उस पैसे को रिटर्न करने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट कैश बैलेंस होता है। अगर कैश फ्लो की पोजीशन हमारी अच्छी नहीं है तो हमें गलती से भी कभी भी बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट से हम कितना ज़्यादा हम पैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम बाहर की जो कैपिटल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट कम है तो वहाँ पर हमें बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और केवल खाली इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये, अर्निंग के ऊपर ही, इसके बाद में कैश की पोजीशन भी हमें हमारी ठीक होनी चाहिए, तभी हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। डेब्ट कवरेज रेशो, इस डेब्ट कवरेज रेशो क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स, यानी जो हमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन है, जैसे रिटर्न, गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हैं, तो ऐसे हमारे कुछ एक्सपेंसेस तो होते हैं लेकिन उनमें हमें नकद पैसा देना नहीं होता। तो इस तरीके से इससे हमारी जो प्रॉफिट, एक नकद कितना प्रॉफिट हमारे पास में रह जाता है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमारे पास में नकद रह जाता है, एंड प्रॉफिट और ये डेप्रिसिएशन जितने भी ये चार्ज लगाए हैं ये भी हमारे पास में बिजनेस में ये पैसा रहता है, ये कहीं बाहर किसी को पे करना नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो है डेब्ट कवरेज रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशो से थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, और उससे ज़्यादा इसकी जो कमी रह जाती है वो ये पूरी करता है। और डिवाइडेड बाई क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्या कि जैसे कि हमने 10 लाख रुपए कहीं से उधार लिए हुए हैं और 5 साल में उनको लौटाना है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर ब्याज प्लस 2 लाख रुपए हर साल मान लो लौटाने हैं, तो 2 लाख रुपए और ये ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं, यानी उसका प्रिंसिपल भी और उसका इंटरेस्ट भी, और एक प्रेफरेंस डिविडेंड भी, ये फिक्स रूप से हमें देना ही होता है, इसको कम नहीं कर सकते। जो प्रॉफिट नहीं है तो अलग बात है, अगर प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमें एक निश्चित दर से देना होता है। तो इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? डेब्ट कवरेज रेशो कहते हैं। इसको अकाउंट्स में, रेशो एनालिसिस में आप इन्हें अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है, ये जितना ज़्यादा हमारा अच्छा होगा उतना ही हमें सुविधा रहेगी बाहर के बोरोड कैपिटल को इस्तेमाल करने की। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सीधे सीधा मतलब है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है बोरोड कैपिटल को तभी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बोरोड कैपिटल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है, वो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो कभी भी हम किसी हालत में बोरोड कैपिटल को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट्स, अब जो बाहर से हम पैसा ले रहे हैं, बोरोड कैपिटल है, डेट्स की जो कॉस्ट है वो क्या, अगर वो कॉस्ट हमारी कम है इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो ही हम उससे इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट हमारा जितना अगर ज़्यादा होता है तो बोरोड कैपिटल हमारी उतनी कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, हमारा इंटरेस्ट रेट हमारा कितना था? 10% था, लेकिन 30% का क्या है, टैक्स का बेनिफिट भी हमें उसमें हो जाता है। तो इस तरह से अगर टैक्स रेट हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पर भी हमें बोरोड कैपिटल के बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए। फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जैसे हम बाहर के जो कैपिटल को हम इस्तेमाल करते हैं, बोरोड कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ता है उसमें, कि वो उनका रिस्क बढ़ जाता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था, वाई का जो जब कम प्रॉफिट रह जाता है तो वहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचता, और अगर थोड़ा कम रह जाता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट में से ही उसको पेमेंट करना पड़ जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमारी उनकी कम हो सकती है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर की वैल्यू एकदम से ज़्यादा गिर जाती है। इसलिए बाहर की जो कैपिटल है उसको इस्तेमाल हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का हमारा अर्थ होता है कि हमें ये लेने में, कोई सोर्स से पैसा लेने में हमारा कितना पैसा खर्च होता है। तो डिवेंचर और जो शेयर इशू करते हैं उन पर हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। वहीं पर अगर लोन लेना होता है तो उस पर कुछ कम कॉस्ट हमारी आती है, और रिटेन्ड अर्निंग जैसे उसको हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल लगभग ना के बराबर होती है। इस तरीके से फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमें किस तरह कैपिटल का इस्तेमाल करना है। रिस्क कंसिडरेशन। अब रिस्क कंसिडरेशन हमने पीछे अभी पढ़ा था इसमें कि हमारे दो तरह के रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है और हमारा बिजनेस रिस्क भी होता है, यानी ऑपरेटिंग रिस्क भी होता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है तो फिर बोरोइंग रिस्क को हमें थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। दोनों तरह के रिस्क हो जाते हैं तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर हमारा बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो हमें बोरोड कैपिटल का कम इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ है कि किसी कैपिटल को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर जरूरत पड़े तो किसी कम कर दो, जरूरत पड़े तो ज़्यादा कर दो। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल की कंडीशन में ऐसा हम नहीं कर सकते। जब हमें कैपिटल की कम की जरूरत पड़ती है तो हम शेयरों को वापस, पैसे को वापस नहीं कर सकते। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो डिवेंचर्स में या जो बोरोड कैपिटल है उसमें ज़्यादा रहती है। जब जरूरत पड़ती है उनको ज़्यादा भी ले सकते हैं और जब जरूरत नहीं तो उनको हम पैसा लौटा सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे कंट्रोल का फैक्टर। कंट्रोल हमारे क्या है, अगर बिजनेस में जो कंट्रोल है वो शेयर होल्डर्स का होता है, और शेयर होल्डर्स अगर और ज़्यादा शेयर इशू करते हैं तो और नए शेयर होल्डर्स उसमें आ जाते हैं, और फिर अगर उनके पास में ज़्यादा शेयर पहुंच जाते हैं तो बिजनेस के ऊपर, पूरे के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जो प्रेजेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं चाहते कि उनके हाथ का जो कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, जो उनका कंट्रोल है वो किन्हीं दूर से नए आदमियों के ऊपर जाए। इसलिए वो थोड़ा सा इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होते हैं, बल्कि वो बोरोड कैपिटल ही ज़्यादा लेने के इच्छुक रहते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कई बार एक जो सभी के कुछ कानून बने हुए हैं, कानून का पालन भी करना होता है कि उसके जितने एक लिमिट होती है कि एक आदमी उससे ज़्यादा का शेयर के अनुपात में से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता, तो उसका भी हमें पालन करना होता है। अगर हमारे रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है, यानी जो हमारी कंडीशन है वो अगर हमारी पूरी करते हैं तभी हम उतना ही बाहर से बोरोड कैपिटल लेते हैं। और अगर उतनी कैपिटल, बोरोड कैपिटल हम पहले से ले चुके हैं जितने कि कानून के अनुसार, नियम अनुसार ठीक है, तो अब उससे ज़्यादा अगर हमें बढ़ानी होगी तो हम फिर शेयर कैपिटल ही बढ़ा पाएंगे, बोरोड कैपिटल उससे ज़्यादा हम नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर स्टॉक मार्केट में उछाल है, वहाँ पर अच्छी कंडीशन चल रही है, वो तेज़ी का माहौल है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा शेयर में पैसा लगाने के इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे में हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन डाउन है, मार्केट की कंडीशन गिरी हुई है, वहाँ पर शेयरों की कीमत कम है, तो ऐसे में हमें शेयर इशू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें पैसा कम मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हमारे जिस तरह के व्यवसाय में का हम व्यवसाय कर रहे हैं उसी तरह की और बहुत सारी कंपनियां व्यवसाय करती हैं। तो उस तरह के बिजनेस में हमें पता होता है किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह के उनके खर्चे होते हैं, किस तरह के उनके फिक्स चार्ज होते हैं, कैसा उनमें प्रॉफिट होता है। ये सभी दूसरे और कंपनियों का हमें थोड़ा स्टडी करनी होती है। फिर उसी के अनुसार कि वो जैसे कैपिटल का स्ट्रक्चर रखती है, हमें भी उसी तरह का रखने में ज़्यादा सुविधा रहती है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी बातें हैं जो कि हमें हमारे फैक्टर को अफेक्ट करती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर ध्यान दे करके, इन सभी बातों को का अध्ययन करके तभी हमें इसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।